तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स इसे कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का दूसरा लेसन है क्लास 12। इस संपूर्ण अध्याय को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपका देखिए संपूर्ण अध्याय हम खत्म करेंगे पूरा, और चैप्टर है आपका क्या, तरंग प्रकाशिकी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तरंग प्रकाशिकी है और ये संपूर्ण अध्याय इसमें हम खत्म करेंगे वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना करने का उद्देश्य ये है कि इसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन से वीडियो हो जाता है ज़्यादा लंबा, और डेरिवेशन जो नहीं करेंगे उसको हम केवल इसमें थ्योरी और जितने भी फार्मूले सारे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें नेक्स्ट पेज में आते हैं भाई, आ गए। हम बात करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भूमिका की। किसकी बात करेंगे, भूमिका। भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब ये भूमिका मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जैसे देखिए इससे पहले हम प्रकाश का क्या पढ़ चुके हैं, परावर्तन पढ़ चुके, जी बिल्कुल पढ़ चुके, अपवर्तन भी पढ़ चुके, अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं हम। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश की तरंग प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे, तरंग प्रकृति, ठीक है। अब प्रकाश के तरंग प्रकृति को हम इसमें पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि प्रकाश में और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। यानी ये दो घटनाएं तो हम उधर पीछे देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। अब इसमें अन्य जो घटनाएं हैं, जो भी अन्य घटनाएं हैं उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भूमिका के बाद इसमें हम पहला पॉइंट ये देखते हैं कि हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। किसका भैया, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। तो हाइगन्स ने तरंग सिद्धांत दिया, और उनके तरंग सिद्धांत देने का मतलब ये था कि उन्होंने ये बताया कि भैया जो प्रकाश है, प्रकाश जो है एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, तरंग के रूप में चलता है। चलिए उनके हम नियम को समझ लेते हैं यहाँ। तो उन्होंने जो नियम दिया हाइगन्स का तरंग, हाइगन्स ने अपने तरंग सिद्धांत को जब प्रतिपादित किया तो पहला पॉइंट तो उन्होंने यही बताया। क्या बताया, चलो उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में, तरंगों के रूप में। ये हो गया, चलिए ये बात तो ठीक है भैया, प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो है कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है भैया, ये उन्होंने बता डाला। यानी यहां मामला उन्होंने चौपट कर डाला। तो ये पॉइंट तो सही था उनका कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन अनुदैर्ध्य जो तरंग बताया ये पॉइंट उनका क्या था, गलत था। फिर भी बता दिया भैया, तो उसको हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग उन्होंने बताया, और अनुदैर्ध्य तरंग क्योंकि हमें पता है, देखो नीचे जा रहे हैं, हमें ये पता है कि अनुदैर्ध्य जो तरंग होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग तभी चलेगी जब माध्यम क्या होगा, उपस्थित होगा। माध्यम क्या होगा, उपस्थित होगा। जैसे हम लोग ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि निकलती है मुख से, तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती। तो जब उन्होंने कहा कि अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी उन्होंने क्या बताया, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो उसको माध्यम की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम की परिकल्पना की। सर्वव्यापी माध्यम, अब ये क्या है भैया, सर्वव्यापी माध्यम। तो सर्वव्यापी माध्यम है क्या, जो माध्यम सभी जगह क्या हो, उपस्थित हो। तो उन्होंने सर्वव्यापी माध्यम क्या लिया था, ईथर। ईथर, आप केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे, तो ईथर का सूत्र कमेंट में करके बताइएगा कि ईथर क्या है भैया। चलिए हम ही बता देते हैं। ROR, आर है एल्किल ग्रुप, वो है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप आगे पीछे जुड़े हो तो उसी को कहते हैं ईथर। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम क्या माना, ईथर। तो ईथर की उन्होंने क्या की, परिकल्पना की। तो यहां से अगर हम देखें तो पहला पॉइंट तो उनका साफ था कि उन्होंने पहले पॉइंट में यही कहा था कि तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो उन्होंने माध्यम क्या माना, ईथर मान लिया भैया। क्या है, ईथर। सर्वव्यापी माध्यम क्या माना, ईथर। यानी ईथर सभी जगह क्या है, व्याप्त है, इसलिए प्रकाश क्या होता है, चलता है, ये उन्होंने कहा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, और यहाँ देखते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हाँ तो सही बात है भैया। तो तीसरे पॉइंट में उन्होंने परावर्तन बताया। यानी परावर्तन जब किसी वस्तु पर, मान के चलिए वस्तु है, इस पर प्रकाश गिरा, वो चलकर आपकी आंखों में आया, तभी वस्तुएं आपको क्या होती है, दिखाई देती हैं। तो ये पॉइंट तो उनका सत्य था भैया कि प्रकाश परावर्तन के कारण वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों में आता है, तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। एक पॉइंट उन्होंने और बताया, चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जो विभिन्न रंग हैं, ठीक है, रंग, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी तरंग दैर्ध्य होती है भिन्न भिन्न होती है भैया, भिन्न भिन्न होती है।
तो उन्होंने ये बताया कि जो भी रंग हैं प्रकाश में, वैसे कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो तरंग दैर्ध्य जो होगी उनकी क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं। चलिए ये बात भी सत्य हो गई। तो ये सब क्या था? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था, जो भी उन्होंने इसमें बताया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं, बाकी हम इसे पढ़ाते रहेंगे। तो ये हो गया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और आगे बात करते हैं। तो इसके बाद भैया हाइगेंस का हम पढ़ लेते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब ये क्या है भैया? तो आपको पता है कि हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम में प्रकाश चलेगा तो वहां से उत्सर्जित होंगी क्या? द्वितीयक तरंगिकाएं। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में हम पहला पॉइंट ये देख लेते हैं। देखिए ये हो गया हम लोगों का पॉइंट फर्स्ट। अब पॉइंट फर्स्ट क्या है? पॉइंट फर्स्ट ये कहता है कि जब किसी स्रोत से प्रकाश की तरंगे निकलती हैं, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, तो माध्यम में जो कण होते हैं, जैसे माध्यम में क्या है? बहुत सारे कण हैं, तो क्या करने लगते हैं? माध्यम के कण जो हैं वो भी कंपन करने लगते हैं। ठीक है, वो भी क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम के कण जब कंपन करते हैं तो हो सकता है भैया, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया गायब। अब देखो उन्होंने ये बताया कि माध्यम के कण क्या करते हैं? कंपन करते हैं। अब जैसे माध्यम के कण यहाँ है, ठीक है, यहाँ से मान के चलिए प्रकाश निकला, चलो प्रकाश को हम दूसरे कलर से बना, ये प्रकाश ये आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पहुंचा, यहाँ माध्यम के कण एक ही कला में हो गए, यानी कंपन उनका क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक सबका कंपन बराबर हो गया। फिर आगे चले, यहाँ भी कंपन क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ भी कंपन बराबर हो गया। यहाँ भी कंपन क्या हो गया? बराबर हो गया। कंपन बराबर का मतलब समान कला में। जैसे ये सारे कण ऊपर गए तो ऊपर गए, नीचे आए तो नीचे आए, ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश ऐसे तो चलता है, लेकिन उनके अनुसार कैसे चल रहा था? ऐसे ऐसे चल रहा था भैया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रकाश जो है जब कंपन करता है तो उसमें एक संपीड़न होता है इसमें, इनके अनुसार हाइगेंस के अनुसार, और एक विरलन होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है तो ऐसे 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 गति करेगा। अब मान के चलिए किसी क्षण प्रकाश से कुछ कण, यानी कि माध्यम के कुछ कण ऊपर, कुछ कण नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यानी साथ में आते जा रहे हैं। तो जब प्रकाश माध्यम में किसी पृष्ठ पर चलता है तो किसी क्षण जब पृष्ठ के सभी कण क्या हो जाए? समान कला में हो, उसके कण क्या हो? समान कला में, तब उसे हम कहते हैं भैया तरंगाग्र। तब इसे हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र। यहाँ हम लिख देते हैं तरंगाग्र। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलो इसको हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तरंगाग्र जैसे यहाँ से प्रकाश चला और यहाँ कंपन ऊपर हुआ, फिर देखिए फिर कंपन क्या हुआ? नीचे हुआ, फिर कंपन क्या हुआ? ऊपर हुआ, फिर कंपन क्या हुआ? नीचे, फिर कंपन ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ जो कण थे, देखिए यहाँ जितने भी कण थे सब ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो जब प्रकाश चलता है तो माध्यम के कण भी क्या करते हैं? कंपन करते हैं। और कंपन जब क्या हो जाए? सभी कणों का एक समान हो, जैसे यहाँ जितने भी कण होंगे सबका कंपन एक समान होगा, तो इसी घटना को हम कहते हैं भैया तरंगाग्र। इस घटना को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र। तो ये है किसका? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो पहला पॉइंट इसमें देखा कि तरंगाग्र, उन्होंने बताया कि तरंगाग्र का निर्माण होता है। अब तरंगाग्र भी भैया कई प्रकार के होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी? तरंगाग्र की, तो आपको पता होगा कि प्रकाश हो सकता है किसी गोल माध्यम से निकल रहा हो, या हो सकता है प्रकाश किसी बेलन से निकल रहा हो। ठीक है, प्रकाश गोल माध्यम से या बेलन से, या हो सकता है प्रकाश किसी समतल माध्यम से निकल रहा हो। ये समतल माध्यम थोड़ा हम सही बना देते हैं भाई, ये ठीक है। अब यहाँ से जैसे मान के चलिए प्रकाश जब निकलेगा इस गोल माध्यम से निकलेगा तो भैया चारों तरफ क्या होगा? ये ऐसे ऐसे कंपन करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे चारों तरफ एक तरंग बनती जाएगी। तरंग कैसी होगी? गोलाकार। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे गोलीय तरंगाग्र। क्या कहेंगे? गोलीय तरंगाग्र। कहीं कहीं गलती हो जाती है भैया, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मान के चलिए जब बेलन से निकला तब भी ये क्या होगा? बेलनाकार आकार का होगा, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे। तो ऐसे ही चारों तरफ इसके क्या होते रहेंगे? कंपन होते रहेंगे। तो इसे हम कहेंगे क्या? बेलनाकार तरंगाग्र। अब मान के चलिए समतल से कोई निकसी तरंग ये आगे बढ़ रही है, मान के चलिए इस दिशा में बढ़ रही है, ठीक है, या इस दिशा में बढ़ रही है, तो ये ऐसे समतल ही बढ़ती जाएगी ये। ठीक है, आगे समतल के रूप में ही जाएगी, या पीछे चल रही तो पीछे समतल के रूप में ही जाएगी। तो इससे जो तरंगाग्र बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र। तो आपको पता चल गया भैया कि तरंगाग्र जो है
तीन प्रकार का, एक गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार और एक कैसा समतल तरंगाग्र। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। चलिए अब इसमें जो है हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ आ गए, ठीक है। चलिए इसमें जो है हम अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट में आपने यही देखा कि तरंगाग्र का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे मान के चलिए ये बन गई आपकी तरंगाग्र, ये क्या बन गई तरंगाग्र, यानी इसमें माध्यम के कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो जैसे तरंगाग्र मान के चलिए यहाँ बनी, ये तरंगाग्र ही है, तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर एक अलग से नई प्रकार की तरंग क्या होगी, उत्पन्न होगी, चारों दिशाओं में क्या करेगी, कंपन करेगी। भैया देखिए ये अब चूंकि तरंगों को आगे बढ़ना है तो ये आगे बढ़ते हुए क्या करेंगी, जाएंगी, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें जो तरंगाग्र बनता है उसके प्रत्येक बिंदु पर एक नए स्रोत का क्या, वो नए स्रोत का निर्माण करता है, जिससे तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। जैसे देखिए यहाँ से तरंग निकली सभी दिशाओं में, यहाँ से निकली सभी दिशाओं में, गोल गोल हमने इसलिए दिखा दिया, यहाँ सब सभी दिशाओं में, यहाँ से भी सभी दिशाओं में। तो इसी को कहते हैं हम क्या, इन्हीं सबको मिलाकर हम कहते हैं, इसको हम पेन अगर चेंज कर दें थोड़ा सा, ये हमने कर दिया, तो इसको 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 और इसको सबको, तो सबको मिलाकर के हम कहेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। ये सब क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं, तरंगिकाएं। तो ये आपने देखा दूसरा पॉइंट कि द्वितीयक तरंगिकाओं का भी क्या होता है, निर्माण होता है। दो पॉइंट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ भैया आया पॉइंट थर्ड। जी हाँ, अब हम पहुंच गए पॉइंट थर्ड पर, ठीक है। तो थर्ड पर जब हम पहुंचे तो देखो थर्ड पॉइंट इसी में हम समझा देते हैं, यहाँ पर यही थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थर्ड पॉइंट ये कहता है कि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है, और उनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ, जैसे इसको हमने क्या किया, यहाँ से ये पृष्ठ बनाया, ये स्पर्श करता हुआ कहाँ आया, यहाँ आया, ये स्पर्श करता हुआ यहाँ आया, तो ये क्या बनाता है, एक वक्र बनाता है, इसे एनवेलप कहते हैं, ठीक है। तो एनवेलप का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो किसी क्षण आगे बढ़ती हुई तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ एनवेलप का क्या करता है, निर्माण करता है। ये होगा, यानी यहाँ से एक तरंग, ये भी पूरी क्या बन रही है, तरंगाग्र बन रही है। ये पूरी क्या हो गई, एक तरंगाग्र ही हुई। तो तीन पॉइंट इसी में हो गए, ये तीसरा पॉइंट होगा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और हम डिस्कस कर लेते हैं भैया। देखिए इसमें तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट थर्ड आया। अब थर्ड में मान के चलिए स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकला, ये मान के चलिए क्या बनी, तरंग बन गई। अब क्योंकि ये तरंग द्वितीयक तरंगिकाएं है तो यहाँ भी क्या होगी, तरंग बनेगी, ये बनेगी तरंग, ठीक है, ये बन गया तरंग। अब इस पर हम क्या खींचें, इस पर हम खींचें अगर अभिलंब, ये हमने खींच दिया क्या, अभिलंब, इस तरंग पर ये अभिलंब हो गया, इस पर ये हो गया, इस पर अभिलंब मतलब इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ये जो है ये, तो यहाँ भी अभिलंब। तो अगर हम मान के चलिए जैसे ये पूरा एक अर्धवृत्त बना ना, या अर्धवृत्त या मान के चलिए वृत्त का कोई चाप है, तो वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा वृत्त के परिधि को अभिलंबोत क्या करती है, काटती है, ये अभिलंब। तो ये अभिलंब अगर हम खींचे तो ये अभिलंब भी क्या करेगा, तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, तीसरा पॉइंट तो हम देख लिया है। ये है हमारा कौन सा, चौथा पॉइंट, ये गलती से लिख गया है, ये है हमारा चौथा पॉइंट। तो ये तीन चार पॉइंट्स में थे। तो ये हमने देखा क्या, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे हाइगेंस के सिद्धांत से, किसके, हाइगेंस के सिद्धांत से, के सिद्धांत से, सिद्धांत, ये गलती से हो गया भैया, चलो सिद्धांत से। अब चूंकि हम यहाँ अपवर्तन और परावर्तन दोनों की व्याख्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या, क्योंकि आपको पता है कि हाइगेंस ने यह बताया था कि तरंगाग्र का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। उन्होंने यही बताया था तरंगाग्र का निर्माण होता है, ये आप जान चुके हो तरंगाग्र, और हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत भी पढ़ चुके हो। अब इसी से हम क्या करेंगे, तरंगाग्र के लिए एक अपवर्तन की व्याख्या और एक परावर्तन, ये तरंगाग्र के लिए ही देखेंगे। एक क्या रहेगा, अपवर्तन, और दूसरा क्या रहेगा, परावर्तन। अपवर्तन परावर्तन आप जानते ही हो, और अगर अपवर्तन परावर्तन ना पता हो तो पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। तो हम बात करें, देखिए तरंगाग्र, अब तरंगाग्र की व्याख्या करेंगे उसके अपवर्तन की और परावर्तन की, और किसके सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्तन की व्याख्या, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट्स के लिया है अपवर्तन की व्याख्या। तो पहले बात इसी की कर लेते हैं, अपवर्तन की, फिर उसके बाद करेंगे किसके, परावर्तन की व्याख्या। देखो इसमें डेरिवेशन भी, लेकिन उसको हम नहीं करवाएंगे, हम ये बता देंगे कि डेरिवेशन कैसे किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, ये सीधी सी लाइन खींच दे भैया, ये इसको हम सही शोर खींच देते हैं, चलिए सही ही है,
मान के चलिए पूरी लाइन है, ठीक है, ये क्या है, पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हमें क्या अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो यहाँ से हमारा तरंगाग्र। अब चूंकि तरंगाग्र एक सीधी किरण नहीं होगी, उसमें कई सारे माध्यम के कण होंगे, तो यहाँ से एक और एक लाए कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम खींच देते हैं, क्योंकि ये तरंगाग्र पूरा गिरा। अब तरंगाग्र को यहाँ से हम बना देते हैं ये हमने बना दिया, और ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब तरंगाग्र जब गिरेगा तो पहले इसमें हम अभिलंब खींचते हैं, उसके बाद कुछ कार्य करते हैं। ये हमने खींच दिया क्या, अभिलंब, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपको पता होगा कि ये हो गया माध्यम एक, माध्यम फर्स्ट, और ये नीचे वाला हो गया माध्यम सेकंड। अब चूंकि प्रकाश हमें यह तरंगाग्र की व्याख्या करनी है, तो यहाँ तरंगाग्र चला, इस साथ में चल रहा है, यहाँ पर आए, इस पर टकराया और इस पर टकराया। अब चूंकि मान के चलिए ये माध्यम क्या है, विरल है, और ये क्या है, सघन है, तो जब भी किरणें गिरेंगी तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी। ये गई झुक, ये भी गई क्या, झुक हो गई, ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लंब खींचे तो यहाँ से लंब खींचेंगे ये, यानी ये हो गया 90 डिग्री। तो आपको पता चल गया ये तरंगाग्र यहाँ से आई और यहाँ से क्या हो गई, निकल गई। यहाँ से आई ये पूरी तरंगाग्र, और यहाँ से क्या हो गई, पूरी दोनों निकल गई, ठीक है। अब इसमें अपवर्तन की व्याख्या क्या करनी है, अपवर्तन के दो नियम है, उन्हीं नियमों को बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ नेक्स्ट पेज में देखें तो अपवर्तन का प्रथम नियम यही है, यहाँ थर्ड पॉइंट लिखा हुआ, इसको हटा देते हैं भाई, इसको हम मार देते हैं क्लियर, चलिए ये हट गया। तो इसमें जो है देखिए, सबसे पहला नियम अपवर्तन का क्या था, अपवर्तन का पहला नियम यही था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, ये सॉरी ये इसमें लिख गया तरंगाम है, चलिए कोई बात नहीं, तरंगाग्र। और फिर कहाँ लगाएंगे क्या, अपवर्तित, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है, तो अपवर्तित तरंगाग्र। और फिर क्या, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब। तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे, ये सारे मिलाकर के, यानी एक पॉइंट सी हो गया, एक पॉइंट सी पूरा हो गया अपवर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, और एक पॉइंट ये हो गया, तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे। ये सब मिलाकर कहाँ होंगे, एक ही तल में। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए इसको हम समझाने के लिए यहाँ, ठीक है, ये तो यहाँ देखिए ये आने वाला आपतित, ये जाने वाला अपवर्तित तरंगाग्र, और ये अभिलंब जो खींचा है, ये सब क्या है, एक ही तल में है। तो पहला नियम तो प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें ये पहला नियम आपने प्रूव कर दिया। अब इसमें अगर हम बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम वहाँ हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नियम सेकेंड। सेकेंड नियम हमने ये पढ़ा था स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर, ये बराबर क्या होना चाहिए, 1/2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और यही चीज मुझे क्या करनी है, चित्र से यहाँ जैसे देखिए ये जो चित्र बना हुआ है, यही चीज इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं यहाँ से, ये जैसे इसको हम कलर चेंज करें थोड़ा सा, ये और ये, तो यहाँ से कुछ त्रिभुज बनेंगे ये, और इसी दोनों त्रिभुजों में यही सिद्ध किया गया है कि साइन आई, ये कोण जो हो जाएगा आपका, ये क्या है आई, और ये कोण जो आपका हो जाएगा क्या, आर, ठीक है, ये आई और ये आर। तो ये चाहे इसको हम आर माने, तो यही यहाँ सिद्ध करना था कि साइन आई बटे साइन आर, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है। अपवर्तन की व्याख्या करने का मतलब है, यानी अपवर्तन के दोनों नियमों को हमें क्या करना, सिद्ध कर देना। तो यहाँ देखिए दोनों नियम सिद्ध हो गए, एक तो यहाँ था आपका ये, यहाँ से आप देख सकते हैं पहला नियम ये हो गया, सिद्ध हो गया, यानी तीनों चीजें कहाँ होंगी, एक ही तल में होंगी। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, नियतांक। तो ये हो गया अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। अब ऐसे हम बात कर लेते हैं किसके, परावर्तन की व्याख्या। तो उसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं भैया। चलिए अब हम बात करते हैं हाइगेंस सिद्धांत से, क्योंकि भैया हम हाइगेंस सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं। तो हाइगेंस सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या हम कर चुके, अब क्या करने जा रहे हैं, परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन
की व्याख्या। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे परावर्तन की व्याख्या किसके, हाइगेंस सिद्धांत से। तो परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हमें बनाना होगा एक चित्र। तो हम भैया चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। अब चित्र बनाने के लिए हमने खींच दिया एक लाइन। ये आपको भी पता होगी, हमको भी पता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ हमें ये पृष्ठ जो होना चाहिए परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, तो नीचे हमने पेंट कर दिया, यानी प्रकाश ऊपर से आएगा तो टकराने के बाद ऊपर ही चला जाएगा। तो प्रकाश की जगह पर हमें यहाँ लाना है तरंगाग्र। तो तरंगाग्र थोड़ा भैया गिराते हुए लाते हैं। ये गिर गया, ये आया, ये गिर गया। यहाँ से हम ले गए, ये आगे बढ़ गया। यहाँ से इसको ले जाते हैं, वो थोड़ा सा इसको हम जो है सही बनाते हैं। ये आगे ले गए इसको यहाँ। ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई क्योंकि तरंगाग्र के रूप में चल रही है, यहाँ से चली गई तरंगाग्र के रूप में, साथ साथ माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ प्रकाश की किरण आई। अब इसमें हम देखिए तरंगाग्र को यहाँ ऐसे बना देते हैं। ये कलर हमने कर लिया चेंज और इस पर डाल दिया ये अभिलंब, इसी को हम कहेंगे तरंगाग्र। यहाँ एक अभिलंब ये खींच दिया, इसको हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र। तो ये आने वाला है तो आपतित तरंगाग्र, इसे हम क्या कहेंगे, आपतित तरंगाग्र। इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन के पश्चात जा रहा है तो परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र। अब इसमें आपको यही चीज समझाना कि इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे। जैसे ये है आने वाला तरंगाग्र, ये है जाने वाला तरंगाग्र। ये 90 डिग्री यहाँ हमने बना दिया, यहाँ 90 डिग्री बना दिया। इन्हीं सब त्रिभुजों में आपस में देंगे। तो अगर हम इसमें खींचे क्या, अभिलंब, चलो भैया अभिलंब खींच देते हैं। ये हमने खींच दिया इस पर एक अभिलंब, ये सीधा कर गिरा। एक इस पर खींच देते हैं, ये आके सीधा गिरा, उस नीचे नहीं जाएगा अभिलंब, फिर भी नीचे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो आने वाली तरंगाग्र है ये कुछ ना कुछ क्या बना रही है, कोण बना रही है। यहाँ से यहाँ तक इसे कोण कहेंगे आई, यहाँ से यहाँ तक इसे कोण कहेंगे हम क्या, आर। ठीक है, अब इसमें हम बात करें ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए, तो जैसे हमने वहां परावर्तन का नियम पढ़ा था, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही नियम मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ हम बात करते हैं, पहला नियम क्या था, आपतित किरण। तो यहाँ आपतित किरण की जगह क्या लिखेंगे, आपतित तरंगाग्र। फिर हमने क्या लिखा था, परावर्तित किरण। तो यहाँ हमें परावर्तित तरंगाग्र लिखना है, परावर्तित तरंगाग्र। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहाँ अभिलंब लिख देना है, अभिलंब। ये तीनों कहाँ होने चाहिए, एक ही तल में। कहाँ होने चाहिए भैया, एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। और यहाँ है भी, आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये दोनों क्या है, एक ही तल में। जैसे ये होगा क्या, आपतित तरंगाग्र, ये ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ से ये होगा क्या, आपतित तरंगाग्र, ये पूरा ये परावर्तित तरंगाग्र। और इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लिख भी देते हैं, ये है अभिलंब। ये भैया कहीं उंगली टच हो जाती है ना तो ये सीधी लाइन खींच जाती है, चलिए कोई बात नहीं, अभिलंब। ये भी तो वही है अभिलंब, बिल्कुल सही। तो आपतित तरंगाग्र, यहाँ से देखिए आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में, कागज के तल में है। चलो पहला नियम हो गया। तो यहाँ आपने देख लिया पहला नियम क्या हो गया, प्रूव भी हो गया। ठीक है, पहला नियम प्रूव। चलो अब हम बात करते हैं किसके, दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, यानी आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण आर। तो यहाँ देखिए तरंगाग्र भी कोण बना रहे हैं, अभी हमने बताया था, ये है क्या आई और ये है क्या आर। ठीक है, ये आई और ये क्या आर, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो परावर्तन का नियम जैसे हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ तरंगाग्रों के लिए परावर्तन का नियम हमने सिद्ध कर दिया। तो इससे हमें कौन सी व्याख्या हो गई, यहाँ अगर हम इस पेज पर आए देखिए, तो यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ पहला नियम परावर्तन का और दूसरा नियम दोनों प्रूव हो गया, तो इससे परावर्तन की व्याख्या हो गई। तो अगर परावर्तन और अपवर्तन के नियम आपको मिल जाएं तो वहां अपवर्तन और परावर्तन की घटना प्रूव हो जाती है। तो ये आपने देखा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, देखिए पीछे जाते हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। सबसे पहले यहाँ हमने चित्र बनाया, चित्र को समझाया भी, और फिर यहाँ हमने दिखाया कि नियम क्या है, तो नियम भी हमने आपको बता दिया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ से हमारा आ गया अगला स्टेप। अब अगले स्टेप में मुझे करना क्या है, चलिए उसको भी बता देते हैं। तो अगले स्टेप में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, प्रकाश में डापलर प्रभाव।
प्रकाश में डापलर, डापलर लिखा है भैया, डापलर, ये नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या लिख दिया सर, डापलर प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश में हम बात करते हैं डापलर प्रभाव। हो सकता है लिखा और स्पष्ट ना हो, लेकिन आवाज स्पष्ट जा रही होगी आपके पास। तो देखिए प्रकाश में डापलर प्रभाव होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं फटाफट 2 पॉइंट्स में। जैसे मान के चलिए ये यहाँ खड़े हुए हैं आप, ये हो गए आप, यानी आप बन गए एक प्रेक्षक, और इधर से हमने ये मान के चलिए टार्च ही बना देते हैं, यहाँ से ये टार्च बन गई। तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए आप इधर से बढ़ रहे हैं, इधर से बढ़ रहे हैं, टार्च हो सकता है इधर से बढ़े या टार्च स्थिर रहे, या हो सकता है आप क्या जब इधर बढ़े हों, यानी टार्च और आपके बीच, यानी प्रेक्षक और इस टार्च को हमने क्या कह दिया, इसे कह देंगे भैया स्रोत। तो हो सकता है प्रेक्षक व स्रोत के बीच की दूरी घट रही हो, यानी ये डी हो गई, मान के चलिए दूरी क्या हमने लिए, डी ले लिए। तो यहाँ की दूरी हो सकता है घट रही, घटेगी कब, जब दोनों क्या होंगे, ये इधर से आएगा पास और इधर पास आ जाएगा, तो दूरी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। या हो सकता है दूरी बढ़ रही हो, जैसे मान के चलिए यहाँ से पेन चेंज करके हम बताते हैं भाई, आप इधर जा रहे हैं और टार्च को हम पीछे ले जा रहे हैं, तो दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी बीच का विस्थापन क्या होगा, बढ़ेगा, ये बीच का भी जो विस्थापन है, ठीक है। तो प्रकाश का जो डापलर प्रभाव यहीं से है। अब जब कोई प्रेक्षक, यहाँ से हम अगर परिभाषा लिखें कि प्रकाश में डापलर प्रभाव, डापलर प्रभाव है क्या, तो जब कोई प्रेक्षक व स्रोत एक दूसरे के पास आ रहे हों अथवा एक दूसरे से दूर जा रहे हों, ठीक है, तो जो प्रेक्षक को प्राप्त हुई प्रकाश की आवृत्ति होगी, ठीक है, वो जब नजदीक आ रहे होंगे तो बढ़ जाएगी, और जब दूर जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी घटना को हम प्रकाश में डापलर प्रभाव कहते हैं। अब आपको समस्या ये होगी कि भैया डापलर प्रभाव काहे हम पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जैसे मान के चलिए इसका उपयोग हम सबसे पहले रडार में करते हैं। पहली बात तो ये कि कोई वायुयान आपके देश में आ रहा है तो तिरंगे छोड़ता है, या मान के चलिए कोई वायुयान आपके देश से बाहर जा रहा है तब भी वो तिरंगे छोड़ता है, तो इससे हम उसकी एग्जैक्ट स्थिति भी बता सकते हैं डापलर प्रभाव के द्वारा। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश में डापलर प्रभाव की अगर हम बात करें, यहाँ नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, जिसमें में आ गया होगा कि जब कोई प्रेक्षक क्या हो रहा हो, पास आ रहा हो, यानी प्रेक्षक और स्रोत पास आ रहे हैं, यानी दूरी घट रही हो, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति भैया बढ़ जाएगी, तो प्राप्त हो रही होगी आवृत्ति बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा मोटर वाहनों को रात में चलते हुए जब नजदीक आते हैं तो भैया तेजी से चमकने लगता है, यानी आवृत्ति बढ़ जाती है, दूर जाते हैं तो स्लो चमकता है। वैसे यहाँ है, अगर दूर जा रहे हो तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, प्रकाश की आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश में डापलर प्रभाव, प्रकाश में डापलर प्रभाव। और इसमें आवृत्ति के लिए, ठीक है, घटी हुई या बढ़ी हुई आवृत्ति, और आवृत्ति से ही आपका रिलेट करती है क्या, तरंग दैर्घ्य, क्या, तरंग दैर्घ्य। तो उसके लिए हम सूत्र का देख लेते हैं, डेरिवेशन नहीं उससे फिलहाल सूत्र देख लेते हैं कि जब प्रकाश स्रोत नजदीक आ रहा होगा तो आवृत्ति का सूत्र क्या होगा, दूर जा रहा होगा तो आवृत्ति का सूत्र क्या होगा, या तरंग का सूत्र क्या होगा, तरंग दैर्घ्य का, नजदीक आ रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम सूत्र की बात करते हैं। तो भैया यहाँ हम देखते हैं, जब पहली कंडीशन ये है, कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पेन जो है चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रहे ये। तो यहाँ कंडीशन फर्स्ट ये क्या है, जब प्रकाश स्रोत, प्रकाश, ये प्रकाश लिखा है, चलो सही से लिख देते हैं भैया, नहीं आप लोग कहोगे पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। तो पहली बात ये है, प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक, प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के बीच दूरी घट रही हो, के बीच दूरी क्या हो रही है बेटा, घट रही हो, दूरी घट रही हो, दूरी घटने का मतलब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अब जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवृत्ति की। तो आवृत्ति, आभासी आवृत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हो तो उनकी जो आभासी आवृत्ति होती, घटी हुई प्रतीत होती है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश में डापलर प्रभाव। तो आभासी आवृत्ति या आभासी तरंगदैर्घ्य यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से हमने ले लिया एफ डैश की बात करते हैं, यानी आभासी आवृत्ति। लिख देते हैं, नहीं आपको पता नहीं क्या लिखा है, आभासी, चलो इसको बढ़िया से लिखते हैं हटा करके, आभासी आवृत्ति। ये
तो आभासी आवृत्ति एफ डैश बराबर हो जाएगी, देखो बेटा, जो वास्तविक आवृत्ति है एफ और इंटू सी प्लस बी, सी क्या है अभी बताएंगे, और बटे सी माइनस बी, ये रूट में रहेगा। ये हो गया आपका पूरा फार्मूला, ये आभासी आवृत्ति के लिए क्या सूत्र। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं हम इसको बता देते हैं यहाँ से। ये तो भैया एफ डैश आभासी आवृत्ति इसे कहते हैं। एफ क्या है, वास्तविक आवृत्ति, ये क्या है वास्तविक आवृत्ति, ठीक है, जो पहले थी आवृत्ति, लिखा भले स्पष्ट ना हो लेकिन सुन रहे हैं आप। और उसके बाद देखिए ये यहाँ सी क्या है, नीचे भी ऊपर भी, तो सी है प्रकाश का वेग, वास्तविक वेग, प्रकाश का वेग। बी क्या है, चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं, ये जो बी लिखा हुआ ये, तो ये है प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के सापेक्ष वेग। जैसे दूरी घट रही तो दोनों किस वेग से घट कर रहे हैं, तो वो वेग है जो प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत आपस में चल रहे, तो सापेक्ष वेग इसे कह सकते हैं। सापेक्ष वेग किसके बीच में, प्रकाश स्रोत के बीच में बेटा और प्रेक्षक के बीच में। तो आभासी आवृत्ति के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर एफ अंडर वुड सी प्लस बी और सी माइनस बी बटे में। ये आभासी आवृत्ति हो गई। अब यहाँ दूसरी, हाँ पहली कंडीशन आभासी आवृत्ति हो गई। अब हम बात करते हैं किसके, आभासी तरंग दैर्ध्य, आभासी तरंग दैर्ध्य की। तो आभासी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं भैया। तो तरंग दैर्ध्य को हम किससे लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर लैम्डा से लिखते हैं, बिल्कुल। ये लैम्डा कौन सा भैया जानते हो, इसे स्मॉल लैम्डा कहते हैं, चलो कैपिटल लैम्डा भी होता है बाद में बताया जाएगा। तो ये होगा देखो लैम्डा डैश, इसे कहते हैं आभासी तरंग दैर्ध्य, ये बराबर हो जाएगा किसके, लैम्डा के, लैम्डा बना दें ढंग से, और अंडर रूट सी माइनस बी और बटे क्या सी प्लस बी। ये आ गया आपका क्या फार्मूला। यहाँ भी वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आभासी तरंग दैर्ध्य, वास्तविक तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की चाल शुरुआत या वाई में, प्रेक्षक तथा स्रोत की सापेक्ष वेग है ये, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो यहाँ आपने देखा, जैसे इसको याद भी कर सकते हैं आसानी से, ये तो यहाँ आपने जब देखा तो ये क्या था, ये वाला ये पॉइंट, ये एफ डैश इक्वल टू एफ सी प्लस बी अपान सी माइनस बी था, और आवृत्ति थी ये, क्योंकि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो वही यहाँ पलट गया, ये हो गया, आप देख सकते हैं ये ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य आभासी तरंग दैर्ध्य, तो सी माइनस बी यहाँ ऊपर हो गया और सी प्लस बी क्या होगा नीचे होगा। तो ये हमने पहली कंडीशन देखी कि जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक नजदीक आ रहे थे। अब चलिए हम दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। तो कंडीशन 2 क्या है, इसको भी देख लेते हैं, कंडीशन सेकंड। तो कंडीशन सेकंड क्या है भैया, जब प्रकाश स्रोत, जब लिखा है नहीं, अगर स्पष्ट ना हो तो फिर से लिख देते हैं, क्या बात है, जब प्रकाश स्रोत, जहां से भैया प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, वह प्रेक्षक जो देखता है उसे प्रेक्षक कहते हैं, प्रेक्षक के बीच की दूरी क्या हो रही हो, अभी तक हमने देखा था घट रही थी, अब दूरी बढ़ रही हो, तो वहां यहां भी देख लेते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे होंगे, तो वहां हम क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें याद करना है आभासी आवृत्ति। तो आभासी आवृत्ति को हम लिखते हैं एफ डैश से, तो यहां हमने लिख दिया एफ डैश बराबर, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एफ डैश भैया हो जाएगा बराबर एफ इंटू अंडर रूट में रहेगा सी माइनस बी अपान क्या सी प्लस बी, ये रूट में रहेगा। तो ये होगा सूत्र किसके लिए, आभासी आवृत्ति के लिए, ठीक है। बस सेम टू सेम जैसे पीछे हमने सूत्र पढ़ा था वैसे है सूत्र यहाँ, बस कुछ नहीं, उसी का विपरीत हो जाएगा। अब आभासी आवृत्ति तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं आभासी तरंग दैर्ध्य की, आभासी तरंग दैर्ध्य की। तो आभासी तरंग दैर्ध्य को भैया लिखते किससे हैं, आप बोलोगे लैम्डा डैश से, तो लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा सी प्लस बी और सी माइनस बी, किस में रहेगा, वर्गमूल में रहेगा। ये हो गया क्या आभासी तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र। तो ये चीजें आपने देखी। तो इसमें अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो ये आभासी तरंग दैर्ध्य, ये आभासी आवृत्ति, जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के बीच की दूरी बढ़ रही हो, यह आभासी तरंग दैर्ध्य का सूत्र है, यह आभासी आवृत्ति का सूत्र है, जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के बीच की दूरी घट रही हो। और ये किससे रिलेटेड थे, हाँ ये रिलेटेड था किससे, प्रकाश में डॉपलर
प्रभाव से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ बात करते हैं तरंगों का व्यतिकरण। क्या? तरंगों का व्यतिकरण, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बात करते हैं तरंगों का व्यतिकरण है क्या, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा दो तरंग, एक यहाँ से हमने बना डाला और एक यहाँ से हमने बना डाला। इस तरंग को हमने ऐसे दिखा दिया भैया, अनुप्रस्थ तरंग, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, अनुप्रस्थी तरंग। यहाँ भी ऐसे ऐसे हमने बना डाला, ये ठीक है, ये दो तरंग हो गई। अब कंडीशन ये है कि इनका जो आयाम है, इन दोनों तरंगों का आयाम, और क्या, आयाम और उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति यानी एक हो गया आयाम और दूसरी क्या हो गई, आवृत्ति। इन दोनों तरंगों की लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों तरंगों की, तरंग मान के चलिए फर्स्ट, ये तरंग सेकंड। तो जब ये तरंगे आपस में चलते हुए, ये तरंग हो गई और ये तरंग हो गई, आपस में चलते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए, क्या हो जाए, अध्यारोपित हो जाए, मिल जाए, अध्यारोपित हो जाए, रोपित, गलती से लिख गया रोपित। तो माध्यम में चलते हुए जब ये तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, जिससे इनकी ऊर्जा का क्या होता है, वितरण होता है। और कहीं पर इनका आयाम, या हम बात कर सकते हैं इनकी तीव्रता की, कहीं तीव्रता घट जाती, कहीं बढ़ जाती है। तो उसी घटना को हम तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज में यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि तरंग दो तरंगे हैं, पहली तरंग हो गई और क्या, दूसरी तरंग हो गई, और ये दोनों आपस में क्या हो गई, अध्यारोपित हो गई एक दूसरे पर, अध्यारोपित, अध्यारोपित लिखा हुआ भाई, ये एक दूसरे पर हो गई अध्यारोपित। और अध्यारोपित होने के बाद इनके ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का हो गया पुनर्वितरण, ऊर्जा का पुनर्वितरण। और पुनर्वितरण के फलस्वरूप, जैसे पुनर्वितरण हुआ तो उसके फलस्वरूप, ठीक है, जो घटना उत्पन्न हुई ऊर्जा के पुनर्वितरण से, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, तरंगों का व्यतिकरण। उसी घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। और जब ये व्यतिकरण की घटना हुई तो इसमें हो सकता है कहीं इनकी तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाए, कहीं बढ़ भी सकती है और कहीं कम भी हो सकती है। तीव्रता या फिर हम किसकी बात करें, आयाम की, आयाम की बात करते हैं। तो कुछ स्थानों पर आयाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये बढ़ गया, कुछ स्थानों पर क्या हो जाता है, घट जाता। तो जब दो तरंगे किसी माध्यम में चलती जिनके आयाम और आवृत्ति आपस में लगभग क्या हो, बराबर हो, तो एक दूसरे पर जब अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण से ऊर्जा का क्या करती है, पुनर्वितरण करती है, ऊर्जा को बांटती है आपस में इधर उधर। और उसके बाद जो ये घटना उत्पन्न होती है इसी को हम कहते हैं व्यतिकरण। ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को कहते हैं व्यतिकरण, और जिसके कारण कुछ स्थानों पर तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ स्थानों पर घट जाती है, या तीव्रता की जगह आयाम भी हम कह सकते हैं, आयाम बढ़ जाता है या फिर आयाम घट जाता है। तो इसी पूरे घटना को हम कहते हैं क्या, इस पूरे घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। तरंगों का क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब व्यतिकरण में हम देख लेते हैं आयाम और आवृत्ति, आवृत्ति नहीं, तीव्रता, आयाम और तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होगा, तो उसको हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो मान के चलिए दो तरंगे थी, तरंग एक और तरंग दो। इसका आयाम क्या था, A1, इसका आयाम क्या था, A2। और उसके बाद हम बात करें इसकी, अगर हम बात करते हैं तीव्रता की, तो तीव्रता इसकी I1 थी और इसकी तीव्रता क्या थी, I2 थी। तो ये जब आपस में व्यतिकरण की घटना उत्पन्न हुई, तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होने के पश्चात इनका जो आयाम हो जाएगा, परिणामी आयाम, उसके लिए एक व्यंजक है, ये स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, 2A1 A2 कास फाई, कास फाई, ये हो जाएगा, ये फार्मूला है भैया। अब इसमें A1 A2, अब समस्या इसमें है फाई क्या है, तो फाई को हम बता देते हैं। ये जो फाई है, इस फाई को हम कहते हैं कला में अंतर, यानी कलांतर, यानी कितना डिग्री कोण वो एक तरंग दूसरी तरंग के आगे है, इसी को हम कहते हैं कला में अंतर। इसे फाई से लिखते हैं, तो यहाँ कास फाई लिखा गया। ए परिणामी जो तरंग आपकी प्राप्त हुई उसका आयाम, A1 ये प्रथम तरंग का आयाम था यहाँ से, A2 द्वितीय तरंग का आयाम था, और 2A1 यानी फार्मूला ही बनाए कास फाई, कास फाई क्या है, कला में अंतर है, इसी को कहते हैं कलांतर। तो ये आयाम के लिए सूत्र हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम किसके लिए, तीव्रता का व्यंजक क्या है, तीव्रता का व्यंजक। तो अभी हमने तीव्रता के व्यंजक में I1 व I2 माना था, उसकी तीव्रता क्या मानी थी, I1 व I2।
दोनों तरंगों की। तो ये जब आपस में दोनों मिलेंगी, अध्यारोपित होंगी, यानी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी, तो क्या हो जाएगी तीव्रता? तब तीव्रता I बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस, देखो 2 रूट में रहेगा I1 I2, I1 इंटू I2, ये रूट में ही रहेगा दोनों, ठीक है, दोनों चीजें रूट में रहेंगी। और बाहर रहेगा आपका कास फाई, कास, ये यहाँ गलत हो गया, इसको हम ढंग से लिख देते हैं, ठीक है, कास फाई, कास फाई, ठीक है। ये व्यंजक हो जाएगा किसके लिए? तीव्रता के लिए। तो तरंगे जब आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उनकी आयाम और तीव्रता क्या हो जाती है? बदल जाती है। उसके लिए हमने व्यंजक देख लिया, और ये बदलेगी जो यहाँ फाई कोण दे रखा है उसके आधार पर। तो यहाँ देखिए, इसको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये अध्यारोपित होती हैं तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तीव्रता आयाम क्या होती है? घटती कहीं बढ़ती। ये है आयाम के लिए व्यंजक। ये किसके लिए हम अगर बात करें तो ये किसके लिए व्यंजक है? ये है भैया आयाम के लिए व्यंजक, ये पूरा। और इसके जस्ट बाद ये व्यंजक किसके लिए है? ये सॉरी, इसमें पेन चल गई, यहाँ से हम इसको देते हैं, हाँ आप सही है। तो ये किसके लिए व्यंजक है? ये पूरा, ये है तीव्रता का परिणामी व्यंजक। चलिए अब इसमें जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अगले पेज में। तो बच्चों अब हम यहाँ ये हम देख लेते हैं कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या है, इसी से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट अभी आपने देखा तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो तीव्रता कुछ स्थानों पर क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। तीव्रता हो गई क्या, इसको यहाँ चेंज करके हम लिख देते हैं अधिकतम, यानी बढ़ गई। तो जब तीव्रता हो जाए अधिकतम तो उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? उच्चिष्ट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उच्चिष्ट। जब तीव्रता अधिकतम हो जाए तो उसे कहेंगे उच्चिष्ट। और जब ऐसी घटना होगी उच्चिष्ट की तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के व्यतिकरण को हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। यहाँ हम लिख देते हैं क्या? संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण। दूसरी कंडीशन ये है भैया कि जिन स्थानों पर तीव्रता क्या हो जाए? तीव्रता न्यूनतम हो जाए। अब तीव्रता अगर न्यूनतम हो गई, सबसे निचले पायदान पर आ गई, यानी कम से कम हो गई, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? निम्निष्ठ। उसे हम क्या कहते हैं? निम्निष्ठ। तो निम्निष्ठ हो गया। और निम्निष्ठ जब हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। इसे हम क्या कहेंगे? विनाशी, विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण। तो यहां से अगर हम ध्यान से आपको दिखाएं तो ये हो गया संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में जहां तीव्रता जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है उसे उच्चिष्ट कहते हैं, और उस घटना को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि तीव्रता कुछ बिंदुओं पर निम्नतम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण यहाँ आपने देखा दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और कौन सा? विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो सूत्र भी ये देख लिया हमने, और यहाँ ये भी हम देख लिया कि व्यतिकरण संपोषी और विनाशी भी होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम आगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए, तो बच्चों हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हेडिंग जो हम डालने जा रहे हैं यहाँ से देखिए, प्रकाश, प्रकाश तरंगों का, तरंगों का व्यतिकरण, व्यतिकरण तथा प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, छिद्र प्रयोग, ठीक है। ये हमारा अगला पॉइंट इसमें रहेगा। अब देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो है यंग, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से रिलेटेड एक द्विक रेखा यानी दो रेखाओं वाला छिद्र लिया और उसमें प्रयोग करके बताया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो इसमें हम देखिए समझते हैं, यहाँ नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहाँ हमें मिलेगा एक चित्र। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से एक प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है, और अंदर जा रहा है। तो इसमें दो छिद्र हैं जो ब्लैक आपको जो इक्वल दिख रहे हैं दोनों, ये क्या है? दोनों ये और ये छिद्र ही है, इनसे प्रकाश निकलेगा। तो प्रकाश आपस में क्या करेगा? इंटरफेरेंस करेगा, यानी व्यतिकरण करेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ जगह ब्राइट, ये सब क्या है? ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और बीच में डार्क, ये देखिए बीच में क्या है? ये डार्क। तो डार्क डार्क क्या उत्पन्न हो रही है? इन्हें हम कहते हैं फ्रिंज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। चलिए देख लीजिए फ्रिंज, तो ये हो गया क्या? फ्रिंज। अब जो एकदम से क्या है इसमें, इसको हटा के हम थोड़ा सा बनाते हैं,
ताकि आपको स्पष्ट रहे। ये तो फ्रिंज आपने जान ही लिया, ये सब क्या है, फ्रिंज ही है। तो यहाँ से हम कलर चेंज करके लिखते हैं। देखिए ये जो चमक रही हैं, ये वाली जितनी भी हैं, ये सब, इनको हम कहते हैं दीप्त फ्रिंज। क्या कहते हैं, दीप्त फ्रिंज। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो जो चमक नहीं रही है ये बीच में, फ्रिंजों के बीच में जो है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज। इन्हें हम क्या कहेंगे, अदीप्त फ्रिंज। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि जब ये व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है द्विक रेखा छेद प्रयोग में, तो दो प्रकार की फ्रिंजें उत्पन्न होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, दीप्त फ्रिंज, जो ये हो गया, जो एकदम से प्रकाशवान है, यहाँ जहाँ प्रकाश की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा है, जहाँ प्रकाश की मात्रा कम होती है, जैसे ये सब एरिया, ठीक है, ये बीच वाला जो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज। तो इसमें दो प्रकार की फ्रिंजें क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। इसको हम नेक्स्ट चित्र में ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए एक स्लिट है, यहाँ से प्रकाश स्रोत है, यानी यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हुआ, आगे प्रकाश जब गया तो यहाँ दो स्लिट हमने बना दिए। अब प्रकाश निकलेगा तो फैलेगा भैया, दोनों स्लिटों से ये फैल रहा है, ये जैसे हमने बना दिया, ये फैल रहा है। और एक यहाँ से भी क्या होगा, जब इस स्लिट से निकलेगा तभी प्रकाश फैलेगा। और कुछ दूर जैसे चलेंगे आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो कुछ जगह जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगे, जैसे ये काटा, यहाँ दीप्त फ्रिंज उत्पन्न हुई, यहाँ ये काटा, यहाँ दीप्त फ्रिंज उत्पन्न हुई, ये काटा, यहाँ क्या हुई, दीप्त फ्रिंज उत्पन्न हुई, यहाँ भी दीप्त फ्रिंज। और ये जो देखो नीचे जो कट कर रहा है यहाँ, इसको हम पेन चेंज करके लिखते हैं, ये इसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त फ्रिंज। इसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त फ्रिंज। तो ये दीप्त और अदीप्त समझ में आ गई होगी, जो एक्सपेरिमेंट ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम आगे चलकर। तो इसको पहले हम हटा देते हैं, जो हमने इसमें लीपा पोती किया है भैया, देखिए। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ एक नए स्टेप से। तो ये जो है S1 से S2 की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये स्लिट के बीच की दूरी है, इसे लिखते हैं स्मॉल डी से। किसे लिखते हैं, स्मॉल डी से। इसको थोड़ा हटा दें भैया, नहीं तुम लोग कहोगे क्या लिख रहे हैं सर। ये हो गया स्मॉल डी। और जो पर्दा लगा हुआ ये यहाँ से लेकर, ये पर्दे से लेकर और यहाँ स्लिट तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं भैया, कैपिटल डी। इसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल डी। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब पर्दा जो लगा हुआ है जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा, तो स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी को हम लिखते हैं कैपिटल डी से, और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी जो होती है स्मॉल डी से। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से हमने दोनों चित्र देख ही लिया है, ये वाला एक, ये वाला एक। तो हो सकता है किसी बुक में आपको ये चित्र दिखाई देने को मिले, और हो सकता है किसी बुक में ये चित्र ऐसे बना मिले, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ आ गया हमारा नेक्स्ट पेज, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं भाई। तो अभी जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज उत्पन्न हुई है, कौन सी, दीप्त फ्रिंज, उनकी स्थितियां हम देख लेते हैं भैया। दीप्त फ्रिंज की स्थितियां, स्थितियां, ध्यान रखना फ्रिंज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ ये फ्रिंज लिखा हुआ, नहीं आप भूल जाओ कि क्या है ये, दीप्त फ्रिंज की स्थितियां। अब क्योंकि दीप्त फ्रिंजों की संख्या बहुत सारी होती है, यन होती है, तो यनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी। यहाँ जैसे देखो ये चित्र जो था, इसमें अगर हम देखें, यहाँ दीप्त फ्रिंज है, ये भी दीप्त फ्रिंज है, ये भी, यानी ब्राइट जो फ्रिंज है उसी को दीप्त फ्रिंज कहते हैं। कई सारी बनेगी। तो अगर हम यहाँ बात करें दीप्त फ्रिंज की स्थिति, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यनवी, यनवी दीप्त फ्रिंज। जैसे देखिए यनवी दीप्त फ्रिंज, यनवी दीप्त फ्रिंज। और यनवी दीप्त फ्रिंज स्थित कहाँ होगी, इसको फ्रिंज ढंग से लिख देते हैं, यनवी दीप्त फ्रिंज। हाँ, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, देखिए वाई एन, और इसे हम क्या लिखते हैं, दीप्त, वाई एन दीप्त, ठीक है। तो वाई एन दीप्त बराबर हो जाएगा एन डी लैम्डा अपान क्या, स्मॉल डी। ये आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। इसको हम करते हैं कलरफुल, ये यही तो आपका सूत्र है भैया, कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, वाई एन दीप्त इक्वल टू एन डी लैम्डा अपान क्या, स्मॉल डी। और ये स्मॉल डी, ठीक है, ये, और ये कैपिटल डी, इसको अभी आप देख चुके हैं। पीछे देखो यहाँ ये क्या है, कैपिटल डी पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल डी स्लिट के बीच की दूरी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रही बात लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी तरंग दैर्घ्य। चलिए, तो ये हो गई यनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो एनवी
अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, फ्रिंज है भैया हमारे समझ से तो क्रिंज ही लिख जाता है। फ्रिंज की स्थिति। अब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पेन हम चेंज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं वाई एन, वाई एन यानी एनवी फ्रिंज, अदीप्त, वाई एन अदीप्त, ये बराबर क्या हो जाएगा n-1/2, n-1/2। ये n जो है फ्रिंज कौन सी फ्रिंज है वो बता रहा, n-1/2 और डी लैम्डा अपान क्या स्मॉल डी। ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति हो गई। किसकी स्थिति? अदीप्त फ्रिंज की। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये आपने देखा दीप्त फ्रिंज की स्थिति, और ये आपने देख लिया अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो दीप्त हो गई और अदीप्त हो गई, स्थितियां तो आपने देख ली भैया। अब हम बात करते हैं फ्रिंज चौड़ाई की। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं यहाँ। तो फ्रिंज यानी फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई। अब फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, यानी जो फ्रिंज अभी बन रही थी उस कितनी चौड़ी है ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं बीटा से, यहाँ लिख देते हैं। चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं? बीटा से। और बीटा जो है यानी दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई आपस में बराबर ही होती हैं, चाहे वो बीटा क्या हो, दीप्त हो, और चाहे बीटा अदीप्त हो। चौड़ाई तो सभी फ्रिंजों की क्या होती है, बराबर ही होती है। अब इसके लिए व्यंजक क्या लिखेंगे वो भी हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं भैया। तो व्यंजक जो हो जाएगा थीटा इक्वल टू, ठीक है, या बीटा, सॉरी थीटा हम बोल दिए, बीटा यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी लैम्डा अपान डी, डी लैम्डा अपान क्या डी, स्मॉल डी है ध्यान रखना, ये हमने कर दिया ब्रैकेट। तो चाहे ये हम क्या लिखें, इसको हम दीप्त लिखें, चाहे क्या हो जाए दीप्त हो जाए, और चाहे क्या हो जाए ये अदीप्त हो जाए, दोनों के लिए यही सूत्र होगा कि बीटा बराबर डी लैम्डा अपान क्या स्मॉल डी। और डी आप जानते ही हो, पर्दे और सिल्टों के बीच की दूरी, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, स्मॉल डी सिल्टों के बीच की दूरी। तो ये हो गई क्या फ्रिंज की चौड़ाई, जो भी आपने हेडिंग डाला था, ये फ्रिंजों की चौड़ाई। तो यहाँ हमने देख लिया फ्रिंजों की चौड़ाई, चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे कौन सी हो अदीप्त फ्रिंज हो, फ्रिंजों की चौड़ाई आएगी कितनी, डी लैम्डा अपान क्या आएगी स्मॉल डी। अब हम बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट पेज में। चलिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज, और यहाँ हम बात कर लेते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई भैया। अब ये कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या है, जैसे यहाँ आपने जो देखा इसको हम पीछे थोड़ा ले चलते हैं, ये यहाँ पहुँच गए कहाँ, ये। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो कोण बनता है यहाँ, जैसे मान के चलिए ये जो कोण बना, ठीक है, चाहे दीप्त फ्रिंज के लिए हो चाहे किसके लिए हो, अदीप्त फ्रिंज के हो, इसीलिए को कहते हैं कोणीय चौड़ाई की। कोणीय चौड़ाई है कितनी, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा पेज था, ये कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो चाहे दीप्त हो चाहे क्या हो अदीप्त हो, दोनों के लिए बात बराबर ही रहती है, और इसको हम लिखते हैं थीटा जीरो से। तो यहाँ हम देखिए कलर चेंज करके लिखते हैं थीटा जीरो, थीटा जीरो ये बराबर हो जाएगा बीटा अपान क्या डी, यानी बीटा अपान कैपिटल डी। और बीटा का मान अभी आप पढ़ चुके हो, तो रखेंगे तो कैंसिल होकर लैम्डा अपान क्या आ जाएगा स्मॉल डी। ये हो जाएगी कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। और अगर हम कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की बात करें तो ये चाहे आप किसके लिए लीजिए, दीप्त के लिए, चाहे आप किसके लिए लीजिए अदीप्त के लिए, दोनों में सूत्र वही आएगा, बीटा अपान डी दिस इक्वल टू लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि ये कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो यहाँ से जो यंग का द्विक रेखा छेद प्रयोग था वो यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया, और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। यानी ये किसका था, यंग का था भैया, यंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी यहाँ क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। अब इसमें हम देखते हैं भाई प्रकाश का विवर्तन होता क्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो विवर्तन का मतलब ये होता है, मान के चलिए कोई अवरोधक है, छोटा सा अवरोधक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर है, या मान के चलिए एक छोटा सा ये छिद्र है, ये अवरोधक हो चाहे क्या हो छिद्र हो। अब यहाँ से हम मान के चलिए प्रकाश को भेज रहे हैं, ये सब प्रकाश क्या हो रहा जा रहा,
तो अवरोधक से प्रकाश टकराएगा तो इधर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। या मान के चलिए छिद्र से प्रवेश किया तो यहाँ भी प्रकाश क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर मुड़ेगा और थोड़ा इधर मुड़ेगा, आगे ऐसे ही मुड़ते हुए सीधा चला जाएगा। तो जब प्रकाश किसी अवरोधक, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है, अवरोधक, अवरोधक, ठीक है, और ये क्या है, छिद्र। तो जब प्रकाश किसी अवरोधक से टकराता है अथवा छिद्र से प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाता है। देखो ये मुड़ गया ना, मुड़ गया तो मुड़ जाता है। तो मुड़ने की घटना को ही कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये बात समझ में आ गया होगा। तो जब प्रकाश किसी अवरोधक से अथवा छिद्र से गुजरता है तो वह मुड़ जाता है, और प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही कहते हैं क्या, प्रकाश का विवर्तन। इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं। यहाँ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है, हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जो छिद्र होना चाहिए तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये घटना देखने को मिलेगी। तो प्रकाश यहाँ से देखिए जा रहा है, अब प्रकाश जाने के बाद यहाँ से गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, मुड़ गया, इधर गया, कुछ प्रकाश इधर गया, ठीक है। तो ये प्रकाश सीधा अगर हम ले जाते तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रकाश की ढेर सारी चमक उत्पन्न होती। कोई अगर यहाँ पूरा पर्दा लगा देते हैं तो, ये हमने लगा दिया पर्दा, तो बीच में क्या होती है, ढेर सारी चमक उत्पन्न होती है, यानी यहाँ तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसे धीरे धीरे तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर यहाँ से हम इसको स्पष्ट करें तो ये तो प्रकाश मुड़ा ही, यानी विवर्तन की घटना उत्पन्न ही हुई। तो कहीं कहीं बीच में प्रकाश की चमक बढ़ जाती है और धीरे धीरे प्रकाश की चमक क्या होती है, वो घटती जाती है। ये देखो तीव्रता के लिए ग्राफ भी बनाया गया, यहाँ तीव्रता क्या हो गई, बढ़ गई, और धीरे धीरे तीव्रता क्या हो रही है, घट रही है, या धीरे धीरे इधर भी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो बीच में तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, किनारों पर धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो यही घटना क्या है, सॉरी ये रेखा खींच गई, तो यही घटना है प्रकाश का विवर्तन। इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन। इसको अगर हम सिंपल प्रयोग द्वारा देखें तो देखो नेक्स्ट चीज में हम देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रकाश का विवर्तन है। बीच में क्या है, तीव्रता अधिक होने की वजह से प्रकाश ज्यादा मात्रा में है और धीरे धीरे प्रकाश क्या होता गया, कम होता गया। देखो तीव्रता कम होती गई, प्रकाश भी क्या होता गया, कम। तो ये है भैया किसकी घटना, विवर्तन की घटना। तो विवर्तन की घटना आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको इसमें पढ़ने में कोई दुविधा ना हो, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा क्या, ये हो गया छिद्र। तो छिद्र प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होना चाहिए बराबर। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा तीव्रता वाला प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य, इसे हम कहेंगे क्या, मुख्य। देखिए ढंग से लिख देते हैं, मुख्य उच्चिष्ट, ठीक है। ये बगल में जो अंधेरा अंधेरा सा उत्पन्न हो रहा है इसे हम कहते हैं क्या, निम्निष्ठ। निम्निष्ठ, इसको अगर हम स्पष्ट लिखें निम्निष्ठ को, भैया सही से नहीं लिख गया, तो यहाँ देखिए निम्ननिष्ठ, निम्ननिष्ठ। तो ये जो धीरे अंधेरा उत्पन्न होता है, यहाँ देखिए ये यहाँ जो अंधेरा, ये वाला अंधेरा, ये वाला अंधेरा, ये देखो बीच बीच में अंधेरा उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसी को कहते हैं क्या, निम्निष्ठ। और अब देखिए इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, मुख्य उच्चिष्ट हो गया, निम्निष्ठ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो है प्रकाश, ये तो मुख्य उच्चिष्ट, बाकी सब क्या, ये प्रथम उच्चिष्ट क्या है, प्रथम उच्चिष्ट, ये क्या है, द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, ये तृतीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, ऐसे ये अनवा उच्चिष्ट हो जाएगा, क्या, अनवा उच्चिष्ट। अब ये निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ, ये द्वितीय निम्निष्ठ, ये तृतीय निम्निष्ठ, और ये अनवा निम्निष्ठ। तो इस प्रकार से, और इसे हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय या फिर क्या, मुख्य उच्चिष्ट। तो इसमें पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसको जो है हम हटाकर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको पहले हटा देते हैं। ये थी प्रकाश के विवर्तन की घटना। तो प्रकाश के विवर्तन की घटना शायद ही आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो यहाँ से आपने ये चित्र देखा, ठीक है, और ये भी चित्र आपने देखा, ये प्रयोग द्वारा है, देखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार, तो भैया विवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाएगा क्या, फ्रेस्नल विवर्तन, इसको चेंज कर लेते हैं भाई जन, एक को हम क्या कहेंगे, फ्रेस्नल, फ्रेस्नल विवर्तन। और एक है फ्रानहाफर, फ्रानहाफर। ये वैज्ञानिकों के नाम पर ही रखा गया है, फ्रेस्नल और क्या, फ्रानहाफर, दो विवर्तन। अब इसमें देखो जो प्रकाश स्रोत है, यानी स्रोत जो प्रकाश का है और पर्दा, उसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए,
या जिसे हम माप सकें ऐसी दूरी होनी चाहिए। और यहाँ जो स्रोत है प्रकाश स्रोत और क्या है पर्दा, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत और पर्दा इसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। जैसे इसको अगर हम पीछे थोड़ा जो चित्र आप पढ़े थे यहाँ, ये देखिए इसमें ये क्या है, प्रकाश स्रोत मान के चलिए, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और ये क्या हो गया, पर्दा हो गया। तो इसके बीच की यही दूरी है भैया, इसी को हम कैपिटल डी। तो अनंत है तो फ्राउनहोफर, और कम से कम है तो क्या है, उसे हम कहते हैं फ्रेस्नेल विवर्तन, ठीक है। यानी दूरी निश्चित हो तो फ्रेस्नेल विवर्तन, नहीं तो क्या अनंत हो तो फ्राउनहोफर, वही यहाँ बताया गया है आपको। ये देखिए कि यहाँ पर फ्रेस्नेल दूरी कम हो या निश्चित हो, इसी को हम क्या कह सकते हैं, निश्चित। तो दूरी निश्चित हो या क्या हो, कम हो, तो उसे हम कहते हैं फ्रेस्नेल विवर्तन। और स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी अनंत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में पतली झिर्री द्वारा, क्या, पतली झिर्री द्वारा, झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, इसको हम समझ लेते हैं प्रकाश का विवर्तन है क्या, ठीक है। तो इसके लिए भैया हमें चाहिए एक चित्र, और ये हम चित्र यहाँ ले आए, ये है, देखिए ये जो है आपका यहाँ, ये पूरी पतली झिर्री है ये, ठीक है। तो ये है पतली झिर्री, यहाँ हमने लगा रखा प्रकाश स्रोत, ये क्या है, प्रकाश स्रोत, ठीक है। और ये क्या है, एक उत्तल लेंस, ठीक है। और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, एक उत्तल लेंस ही लगा हुआ है। अब इस लेंस का काम क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो ये इस लेंस का काम है प्रकाश क्योंकि फैलते हुए निकलता है तो प्रकाश को एक समांतर रेखाओं के रूप में भेजना। देखो यहाँ समांतर हो गई, यहाँ झिर्री से जब निकलेगी प्रकाश या निकलेगा प्रकाश तो पुनः इसको हमें क्या करना है, एकत्रित करके एक जगह भेजना है। तो हमने फिर एक लेंस लगा दिया और प्रकाश एकत्रित होकर देखो यहाँ पर्दे पर क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें केवल अभी चित्र बताया गया है एकल झिर्री द्वारा क्या, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। यहाँ ये वाई है, स्थिति बताएगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी है, क्या है, कैपिटल डी है। और यहाँ इस स्लिट की पूरी चौड़ाई जो है स्मॉल डी मान लेते हैं, क्या है, स्मॉल डी है। इसको हम कलर चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। ये हमने कलर कर दिया चेंज, ये हो गया स्मॉल डी, स्मॉल डी। यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी क्या हो गया, स्मॉल डी। ये झिर्री की चौड़ाई हो जाएगी और ये पतली झिर्री तथा पर्दे के बीच की दूरी हो जाएगी कैपिटल डी। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहले इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये गया हट, ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य उच्चिष्ठ, मुख्य मुख्य उच्चिष्ठ, उच्चिष्ठ भैया, मुख्य उच्चिष्ठ या फिर क्या, केंद्रीय उच्चिष्ठ, केंद्रीय उच्चिष्ठ। अब ये क्या है, मुख्य उच्चिष्ठ या केंद्रीय उच्चिष्ठ। तो यहाँ देखिए जो यहाँ बनेगा आपका, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ हमने कहा था पर्दे पर किस प्रकार से, अभी आप पहले भी देख चुके हो। ऐसे धीरे धीरे क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है। तो इसी को कहते हैं मुख्य उच्चिष्ठ या केंद्रीय उच्चिष्ठ, इस पूरे पॉइंट को, क्योंकि बड़ा भी रहता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होते जाते हैं। तो यही है मुख्य उच्चिष्ठ। तो कोणीय स्थिति यहाँ से कितना कोण बना रहा है, तो कोण भैया कुछ भी नहीं बना रहा। ये सब अगर देखा जाएगा तो ये सब कुछ ना कुछ क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं या थीटा बना रहे हैं, जबकि ये मुख्य उच्चिष्ठ कोई कोण नहीं बना रहा। तो यहाँ हमने बात किया है क्या, इस चित्र में मुख्य उच्चिष्ठ या केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। और कोणीय चौड़ाई भैया थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि मुख्य उच्चिष्ठ या केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई होती है कितनी होती है, थीटा बराबर 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री यानी कोई भी कोण नहीं बनाता है वो क्षैतिज से। अब यहाँ आगे हम देख लेते हैं, तो मुख्य उच्चिष्ठ हो गया। अब यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब बात करते हैं यनवी निम्निष्ठ, यनवी निम्निष्ठ, निम्निष्ठ, यनवी निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, की कोणीय स्थिति यानी कितना कोण बना रहा है भैया, कोणीय स्थिति। तो इसके लिए हम एक ही फार्मूला लिखेंगे, उसी में हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए फार्मूला आपका हो जाएगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यन लेमडा। यन है निम्निष्ठ, कौन सी है भैया, यन उसकी संख्या बता रहा है ये, और ये है लैम्डा तरंग दैर्ध्य। डी क्या है, यानी छिद्र की चौड़ाई,
और थीटा क्या है, उसकी स्थिति यानी कितना कोण बना रहा है। जैसे यहाँ आपने देखा था ये चित्र में, ये आपने इसमें देख ही लिया था, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, जो हमने गोदागाई किया था भैया, ये हट गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए ये यहाँ बनेगा आपका क्या, मुख्य उच्चिष्ट, उसके बाद निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ठ, फिर निम्निष्ठ, फिर क्या उच्चिष्ठ, ऐसे बनते जाएंगे। तो मान के चलिए पहला निम्निष्ठ, दूसरा निम्निष्ठ, तीसरा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, यनवा तक चला जाएगा। तो वही यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमने क्या लिखा है, यनवा जो निम्निष्ठ है, यनवी निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, इस सूत्र से निकालेंगे डी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यन लैम्डा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। ये तो हो गया निम्निष्ठ। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और द्वितीयक उच्चिष्ठ। तो यहाँ लिख देते हैं यनवी, यनवी द्वितीयक, द्वितीयक उच्चिष्ठ, द्वितीयक उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति, इसके लिए भी फार्मूला भैया हम लिख देते हैं। तो स्थिति क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा 2n + 1/2, 2n + 1/2, नहीं इसमें थोड़ा सा गलत हो, 1/2 नहीं होगा, 2n + 1, इसको हटा देते हैं, 2n + 1 और इंटू λ/2 होता है। क्या होता है, λ/2। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, द्वितीयक उच्चिष्ठ है। अब आपको समझ में नहीं आएगा द्वितीयक उच्चिष्ठ क्या है, तो यहाँ थोड़ा पीछे हम चित्र में चलते हैं, देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ ये, तो ये जो चित्र बन रहा है ये मुख्य उच्चिष्ठ, पेन चेंज करके लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, मुख्य उच्चिष्ठ, ये द्वितीयक उच्चिष्ठ, ये सब क्या है, द्वितीयक उच्चिष्ठ, प्रथम, द्वितीयक उच्चिष्ठ, द्वितीय, द्वितीयक उच्चिष्ठ, तृतीय। ये क्या है, अंधेरा, निम्निष्ठ, प्रथम, द्वितीय निम्निष्ठ और तृतीय निम्निष्ठ। तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ठ, द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ठ, तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ठ, ये प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ, ऐसे यनवा निम्निष्ठ भी आएगा, यन यहाँ भी आएगा, यन यहाँ भी आएगा। तो एक सूत्र हमने पहले लिखा अभी, निम्निष्ठ की स्थिति, कोणीय स्थिति, और अभी जो हम समझाने के लिए यहाँ पीछे आए हैं, ये द्वितीयक यनवी द्वितीयक उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति। तो यहाँ आपने देख लिया ये, ठीक है, ये तो यनवी निम्निष्ठ हो गई, और ये क्या हो गई, यनवी द्वितीयक उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति हो गई। तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ से कोणीय चौड़ाई, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य उच्चिष्ठ की, मुख्य उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कोणीय स्थिति, तो मुख्य उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति रहती है 0, लेकिन कोणीय चौड़ाई कुछ ना कुछ होगी। तो कोणीय चौड़ाई हो जाएगी θ0, यहाँ पेन चेंज करके लिखते हैं, θ0 मुख्य उच्चिष्ठ की क्या, कोणीय चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 λ/, क्या, स्मॉल डी, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और बटे क्या, छिद्र की चौड़ाई। तो 2 गुणे ये, θ0 बराबर हो जाएगा क्या, ये बराबर ही है, ठीक है, इसको ज़्यादा हम कर दिए बराबर ये, तो 2 λ/, क्या डी, यह मुख्य उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति का क्या है, फार्मूला है। क्लियर, ये हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं मुख्य उच्चिष्ठ की, उच्चिष्ठ की रैखिक चौड़ाई, रैखिक चौड़ाई। अभी भैया रैखिक चौड़ाई क्या होती है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये देखिए ये आ गए हम पीछे, यहाँ एकदम से ये, तो यहाँ वैसे भी हमने कई पॉइंट्स लिख डाले हैं, तो पहले सबको हटा दें, तो यहाँ से हम समझते हैं कि रैखिक चौड़ाई क्या होती है। तो देखो सारे पॉइंट्स हट गए हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ बात करते हैं रैखिक चौड़ाई की। तो भैया रेखा में जो चौड़ाई होती है, यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, इसी को कहते हैं रैखिक चौड़ाई। और अभी आपने कोणीय स्थिति पढ़ी, तो ये कोण यहाँ से एक ये बना, एक ये रेखा यहाँ मिली, तो इसके बीच जो कोण बना, इससे कहते हैं कोणीय स्थिति या कोणीय चौड़ाई, थीटा से लिखते हैं। और जबकि ये हो गया रैखिक चौड़ाई, इसे हम किससे लिखते हैं, डब्लू से लिखते हैं। तो यहाँ उस पेज में हम देख लेते हैं डब्लू बराबर क्या होगा, ठीक है। ये आगे आते गए हम यहाँ से यहाँ, तो ये था हेडिंग, मुख्य उच्चिष्ठ की क्या, रैखिक चौड़ाई। तो डब्लू बराबर हो जाता है भैया, यहाँ से देखिए डब्लू बराबर 2D कैपिटल डी और लैम्डा अपान क्या, स्मॉल डी, ये हो जाती है क्या, रैखिक चौड़ाई। इसी को क्या कहेंगे हम, रैखिक चौड़ाई, यानी 2 कैपिटल डी लैम्डा अपान क्या, स्मॉल डी। किसकी चौड़ाई है, मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई, और वो भी रैखिक चौड़ाई। तो ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था क्या,
विवर्तन। तो विवर्तन से लगभग मुख्य मुख्य पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब चलते हैं भैया, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आ गए। ठीक है, तो बच्चों हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ हम बात करेंगे ध्रुवण की, कि ध्रुवण क्या है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इंग्लिश में इसे कहते हैं। ये पोलराइजेशन यानी ध्रुवण है क्या। तो सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर दें कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, और एक होती है क्या, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ में ही ध्रुवण की घटना होती है, इसी में क्या होगी, ध्रुवण की घटना होगी, इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती। तो जब बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता ये चला कि इसमें ध्रुवण होता है अनुप्रस्थ तरंगों में, और प्रकाश में भी ध्रुवण होता है। इसका मतलब प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग ही है। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवण की घटना होती है। अब ध्रुवण की घटना है क्या, इसको हम नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। यहाँ हमने लिख दिया क्या, ध्रुवण। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं ध्रुवण है क्या। तो जैसे प्रकाश है तो सभी दिशाओं में फैलते हुए चलता है, जैसे इस दिशा में कंपन करते हुए, यानी सभी दिशा में क्या करते हुए, कंपन करते हुए चलेगा। अब मान के चलिए आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ गया। अब यहाँ हमने क्या लगा दिया, कोई ऐसा पदार्थ लगा दिया, इसको थोड़ा हम कर लेते हैं पीछे। ठीक है, ये यहाँ देखिए ऐसा हमने पदार्थ लगा दिया जिससे गुजरने पर प्रकाश क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। तो प्रकाश का ध्रुवण का मतलब कि यहाँ कंपन सभी दिशाओं में हो रहा था, इधर भी, इधर भी, इधर इधर कंपन, इधर इधर कंपन, सभी दिशाओं में हो रहा था। लेकिन जब प्रकाश किसी ध्रुवक से गुजरा तो कंपन एक ही दिशा में होगा, ऊपर नीचे, जैसे मान के चलिए ये होगा ऊपर नीचे, तो कंपन एक ही प्रकार की दिशा में होगा, ऊपर नीचे ही होता रहेगा। बाकी दिशाओं वाला कंपन क्या कर लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं भैया ध्रुवण। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण। अब इसके द्वारा ध्रुवण होता है उसे हम कहते हैं ध्रुवक। ठीक है, तो ये ध्रुवक के द्वारा क्या हुआ, ध्रुवण की घटना उत्पन्न हुई। तो ध्यान रखना, ध्रुवण का मतलब होता है प्रकाश सभी दिशाओं में कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जब प्रकाश का ध्रुवण होता है तो उसका कंपन किसी निश्चित दिशा में ही हो जाता है, ऊपर नीचे होगा, चाहे हो सकता है आगे पीछे हो, इस रेखा के क्या हो, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, या आगे पीछे। तो ऊपर नीचे ही कंपन हो रहा है, यानी एक कंपन की दिशा एक ही दिशा में हो गई। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश जब किसी ध्रुवक पृष्ठ से गुजरता है तो उसका कंपन एक निश्चित दिशा में हो जाता है, उस घटना को हम कहते हैं ध्रुवण। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट पेज में। तो अब हम बात करते हैं ब्रूस्टर के नियम की। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम। और ये किससे रिलेटेड है भैया, क्योंकि हमने कहा ध्रुवण से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ध्रुवण से रिलेटेड है। तो यहाँ इसको हम समझते हैं, यहाँ इस पेज में जैसे मान के चलिए ये है आपका क्या, कोई पृष्ठ है, इसके इधर माध्यम अलग है। ठीक है, एक माध्यम है और इसके बाहर माध्यम दूसरा है, ये दूसरा कोई माध्यम है। अब प्रकाश की किरण आई तो आपको पता है प्रकाश की किरण यहाँ क्या होता है, इसको हम डाल देते हैं एक अभिलंब, ये खींच दे क्या, अभिलंब। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आएगी तो कुछ भाग इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा इसे, ये, और कुछ क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा इसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभिलंब और नीचे बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ गया। तो ये जो प्रकाश आया, ये इधर से प्रकाश आ रहा था, तो इसका जो कंपन है, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंग है, आपको पता है ऐसे 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 चलेगी, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में होगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ समझें तो ये इधर भी कंपन होगा, ऊपर नीचे, ऐसे 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 ऐसे, यानी सभी दिशाओं में गोलाकार कंपन होगा। तो अब जैसे ये मान के चलिए किरण आ रही है तो इसमें कंपन हो रहा है, ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यानी हर तरफ कंपन हो रहा है। यहाँ भी मान के चलिए इस बिंदु पर पहुंचा, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये इधर से कंपन, इधर से कंपन, इधर से कंपन, कंपन सभी दिशाओं में हो रहा है। तो यहाँ जब प्रकाश गिरा एक विशेष कोण पर, एक विशेष कोण पर, तो इसी को कहते हैं पोलराइजेशन एंगल, यानी आईपी, ध्रुवण कोण। तो एक विशेष कोण पर जब प्रकाश गिरता है तो कुछ भाग तो उसका क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, इधर चला गया, और कुछ भाग अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में चला जाता है। लेकिन हाँ, ये दोनों चीजें पूर्णतया क्या रहती हैं, समतल ध्रुवित रहती हैं। क्या रहती हैं, ध्रुवित। यहाँ हम लिख देते हैं इसको, ठीक है, पेन चेंज करके, ये हमने कर दिया पेन चेंज, और ये हमने लिख दिया पूर्णतः ध्रुवित, पूर्णतः ध्रुवित। अब पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश कौन होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। अब जैसे मान के चलिए इसका कंपन हो सकता है क्या हो, ये जो इधर गया ऊपर नीचे, ये क्या है ऊपर नीचे, ये क्या है ऊपर नीचे से, तो इसका कंपन क्या हो, तल के आगे पीछे। इसको हम बना नहीं सकते लेकिन आगे पीछे हल्का हल्का दिखा देते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो यहाँ एक कंपन तो आगे पीछे हुआ, एक क्या हुआ ऊपर
नीचे। तो ये क्या है, ये तो पूरा क्या हो गया, ध्रुवित प्रकाश। ये क्या हो गया, ये जो वाला प्रकाश है ये पूर्णतः ध्रुवित हो गया। और ये क्या है, इसमें हो सकता है कंपन आगे पीछे भी हो या फिर ऊपर नीचे भी हो, आगे पीछे या फिर क्या ऊपर नीचे। तो ये वाला जो प्रकाश है ये तो है भैया पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, लेकिन ये वाला प्रकाश क्या हो जाएगा, आंशिक ध्रुवित। क्या, आंशिक ध्रुवित, यानी पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं हुआ है। तो यही है क्या, ब्रूस्टर का नियम। ठीक है, लेकिन हाँ अभी नियम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो ब्रूस्टर के नियमानुसार ये पहला माध्यम मान के चलिए क्या है N1 और दूसरा माध्यम क्या है N2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक मान के चलिए क्या है N है, क्या है N। तो जो ब्रूस्टर ने बताया इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पेज हमारा पलट गया है। तो ब्रूस्टर के नियमानुसार N इक्वल टू होता है tan IP। N को हम लिख सकते हैं 1N2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो tan IP यानी ध्रुवण कोण का क्या, tan थीटा। तो यहाँ से देखिए ये क्या था, ब्रूस्टर का नियम हमने कहा ध्रुवण से रिलेटेड है। ठीक है, चित्र द्वारा हमने ये समझ लिया कि भैया इसमें ध्रुवण की घटना किस प्रकार से होती है। ठीक है, ध्रुवण की घटना किस प्रकार से होती है। और उसके बाद हमने इसमें ये भी कहा कि इसी एंगल को, ये जो एंगल बन रहा है IP, ये जो हो जाएगा एंगल का tan थीटा अगर हम लेंगे, tan IP, ये इसके सापेक्ष इसके अपवर्तनांक के क्या होगा, बराबर होगा, यानी 1N2। उसको हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा tan IP। और जहाँ ये जो IP है, क्या IP, इसी को कहते हैं ध्रुवण कोण, पोलराइजेशन एंगल। तो मैं आशा करता हूँ ये ब्रूस्टर का नियम भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स क्या हो गए, यहीं पर समाप्त हो गए, यानी सबका क्या होगा, एंड हो गया। तो इसमें इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी आपके सिलेबस में थे, वो सब हमने आपको क्या किया, समझाने की कोशिश की। मैं आशा यही कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।